लाइफ प्रोसेस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये पार्ट 2 आज पढ़ाने जा रहे हैं। हम पढ़ाए थे कि 2 किडनी होती है और दोनों किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है और ईच नेफ्रॉन यूनिट स्ट्रक्चरल होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है। तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यदि हम लोग जान जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग समझ जाते हैं कि आखिर में इस नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। सारे नेफ्रॉन का फंक्शन एक ही तरह होता है और सारे नेफ्रॉन मिलके ब्लड को फिल्टर करता है। हम जानते हैं कि ब्लड रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड जब किडनी में प्रवेश करता है तो इसकी कई ब्रांच बढ़ जाती है और हर ब्रांच जो हर नेफ्रॉन में बढ़ जाती है, जो कई हम देखेंगे कई ब्रांच में बढ़ जाती है और ईच नेफ्रॉन में 2 ब्रांच बनती है। एक ब्रांच जिससे कि ब्लड इन करता है, प्रवेश करता है, उसका नाम है एफरेंट आर्टियोल, जिसकी डायमीटर ज़्यादा होती है, और इफरेंट आर्टियोल जिसकी डायमीटर कम होती है, वो एफरेंट आर्टियोल निकलते हुए इस पूरे नेफ्रॉन को क्वाइल करते हुए घूमते हुए बाद में रीनल वेन के में ओपन हो कर जाती है, खुल जाती है। यदि हम नेफ्रॉन की बात करेंगे तो नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। जहाँ तक नेफ्रॉन की पार्ट की बात करेंगे तो इसको 2 मेनली पार्ट में बांटते हैं। पहला बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा नेफ्रिक ट्यूब्यूल। तो बोमेन्स कैप्सूल की यदि बात करेंगे तो बोमेन्स कैप्सूल में स्पेशल टाइप की सेल लाइक फ्लैट सेल्स होती है, क्यूबाइडल सेल्स, जिसमें एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है, उसी सेल से ये बोमेन्स कैप्सूल्स बनी होती है। और बोमेन कैप्सूल के अंदर जो एफरेंट आर्टियोल्स आती है, अबाउट ऐसा माना जाता है कि 50 आर्टरी मिल के एक बंच बनाती है। इस बंच का नाम होता है ग्लोमेरुलस और ये बंच जो है इफरेंट आर्टियोल के रूप में बाहर निकलती है, जो पूरे नेफ्रॉन को कवर करती है और कवर करते हुए रीनल वेन में खुल जाती है। अब जहाँ तक नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे, ये 3 पार्ट में होती है। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है लूप ऑफ हेनली, जिसके 2 लिम्ब होता है। एक लिम्ब डिसेंडिंग होता है और दूसरा असेंडिंग होता है। डिसेंडिंग लिम्ब जो थिन होता है, जो वाटर के लिए परमेबल तो होता है लेकिन मिनरल के लिए इम्परमेबल होता है। दूसरा जो असेंडिंग लिम्ब है वो थिक होता है या जस्ट अपोजिट वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, लेकिन सॉल्ट खासकर सोडियम क्लोराइड के लिए ये परमेबल होता है। और फाइनली ये DCT क्वाइल्ड बनाते हुए कलेक्टिव ट्यूब में खुल जाता है। अब जहाँ तक इसके फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला, जब ब्लड मूव करता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स में और एफरेंट आर्टियोल से इफरेंट आर्टियोल की ओर जाता है तो इसमें एक प्रेशर बनती है। इस प्रेशर के कारण जो ब्लड में जो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस है वो नेफ्रिक ट्यूब्यूल में आके मिल जाती है, फिल्टर हो जाती है। इस नेफ्रिक ट्यूब्यूल में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, हार्मफुल और यूजफुल दोनों ही सब्सटेंस होती है, वाटर भी होता है और इस नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। इसे फिल्टरेट का नाम होता है नेफ्रिक फिल्टरेट। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक प्रेशर जो बनता है, जिस प्रेशर के कारण ये ब्लड के द्वारा जो यूजफुल हार्मफुल सब्सटेंस फिल्टरेट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। और अल्ट्रा फिल्टरेशन के कारण यह सब्सटेंस फिल्टर होके आपके नेफ्रिक ट्यूब्यूल PCT में रन करता है।
पीसीटी की जो सेल्स होती है, जो स्पेसिफाइड सेल्स होती है, अब यहाँ पर देखेंगे पीसीटी में ये जो एफरेंट आर्टियोल्स होता है, ये एफरेंट आर्टियोल्स पूरे हम देखेंगे पीसीटी लूप ऑफ हेनली और डीसीटी को एक क्वाइल बनाती है, और क्वाइल बनाते हुए फाइनली ये रीनल वेन में खुल जाती है। अब यहाँ पर जो पीसीटी के अंदर जो नेफ्रिक फिल्टरेट आती है, वह ब्लड कैपिलरीज के द्वारा रीएब्जॉर्ब का काम करती है। मतलब जो नेफ्रिक फिल्टरेट के अंदर जो यूजफुल सबस्टांस है, यूजफुल सबस्टांस ब्लड कैपिलरीज के द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाती है, और रीएब्जॉर्ब हो जाने के बाद फिर तुम देखोगे जब ये लूप ऑफ हेनली डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ आती है तो ये वाटर के लिए परमेबल होता है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज वाटर को क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती है। फिर हम देखते हैं कि असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड यहाँ पर ये रीएब्जॉर्बेंस का काम करता है, और इस तरह नेफ्रिक फिल्टरेट रीएब्जॉर्ब होते हुए डीसीटी में पहुँच जाती है। जब डीसीटी में नेफ्रिक फिल्टरेट पहुँचती है तो वहाँ पर देखोगे नेफ्रिक फिल्टरेट में जो वाटर, जो मैक्सिमम वाटर होता है, आप देखोगे डीसीटी के वाल और कलेक्टिव ट्यूब के वाल के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इसको कलेक्टिव ट्यूब में डाल दी जाती है, जिसको हम लोग सेक्रीशन बोलते हैं। और फाइनली ये जो एक्स्ट्रा सबस्टांस होता है, जो हार्मफुल सबस्टांस है, कलेक्टिव ट्यूब में जमा होती है, और फाइनली ये यूरेटर में ओपन हो जाती है, जो यूरिनरी ब्लैडर में जमा होती रहती है। इसी को हम लोग नेफ्रॉन का फंक्शंस बोलते हैं। फिर